हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय फिफ्थ लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स। आज हम लोग बात करेंगे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अभी तक हम लोग जो है चार्ज के बारे में जान लिए। कूलम्ब्स लॉ जो है जिसे का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगता है कूलम्ब्स लॉ के बारे में, वो भी हम लोग जान लिए हैं। और अभी आगे चलते हैं जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, जो है क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, आप लोग कभी सोचे कि जैसे दो चार्ज है जो हम लोग कूलम्ब्स लॉ में पढ़े कि दो चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगता है कूलम्ब्स लॉ के द्वारा, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये क्यों लगता है ना। मान लीजिए जो कूलम्ब्स लॉ में हम लोग क्या पढ़े थे, ये Q1 कोई चार्ज है, यहाँ पर Q2 चार्ज है, दोनों का डिस्टेंस जो है R है, दोनों के बीच का जो है। अगर ये चार्ज इसको कुछ टच ही नहीं कर रहा है या ये चार्ज इसको टच ही नहीं कर रहा है, बहुत डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो फिर फोर्स कैसे लगाता है एक दूसरे पे जो है ना। कोई बॉडी को कोई टच ही नहीं करे तो फोर्स कैसे लग जाता है उसमें जो है। तो उसी का रिप्लाई है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है। तो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में बारे में, ये फोर्स क्यों लगता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है क्या है कि कोई भी चार्ज है ना, कोई भी चार्ज बॉडी है, कोई भी पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, कोई भी चार्ज बॉडी हो, वो क्या करता है कि अपने, जैसे मान लीजिए जो यहाँ पे जो है एक कोई बॉडी है पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि अपने चारों ओर ना एक ऐसा जो है क्षेत्र बनाता है, एक रीजन बनाता है चारों तरफ जो है ना। कोई भी चार्ज बॉडी जो है अपने चारों तरफ जो एक ऐसा क्षेत्र बनाता है ना, उसी क्षेत्र को जो है हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ये क्षेत्र जो है कहाँ तक हो सकता है, ऐसे तो माना जाता है कि ये इन्फिनिटी तक होता है ना। लेकिन क्या होता है कि प्रैक्टिकली जो जैसे ही हम कुछ डिस्टेंस पे जाएंगे, वो उसका जो है इफेक्टिवनेस है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्टिवनेस जो है कम हो जाती है, तीव्रता बहुत ही नगण्य हो जाता है, ठीक है। तो इसी जो है किसी चार्ज के कारण जो है चारों ओर जो ऐसा क्षेत्र है ना, उसी क्षेत्र को जो है हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। तो एक पता कैसे चलेगा कि जो है ये इसमें जो है यहाँ पे क्षेत्र के इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिखाई देगा नहीं, है ना। कोई चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, ये अपने तरफ चारों जो क्षेत्र बनाता है, वो थोड़ा दिखाई देगा कि जो है वहाँ तक क्षेत्र है, ये तो विजिबल है नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है कि नहीं है, या है भी तो उसका तीव्रता कितना है, इंटेंसिटी कितना है, उस फील्ड में कितना जोर है ना, वो पता कैसे करें कि जो है ये जो है ये इतना है, माने यहाँ पे फील्ड है और उसका फील्ड का तीव्रता इतना है वगैरह है। तो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है हम क्या जाने, इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द स्पेस अराउंड the space around the space around the charge body in which another body experiences a force of attraction और रिपल्सन। कहने का मतलब कि इस चार्ज के चारों तरफ का ऐसा क्षेत्र को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, जिसमें किसी अनदर चार्ज को अगर हम लेके आए, मान लीजिए Q, एक छोटा सा चार्ज कोई लेके आए, दूसरा चार्ज कोई Q0 है ना, छोटा सा चार्ज ले, तो ये चार्ज यहाँ पे फील्ड है, तो ये चार्ज को कोई हम लेके आए ना, तो इस चार्ज पे जो है एक फोर्स मैंने लगेगा, है ना। तो हमको पता चला कि हाँ यहाँ पे जो है चार इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो कहीं भी जो है तो उस सेम चीज़ यहाँ डिफाइन किया था, स्पेस अराउंड द चार्ज बॉडी, ये चार्ज बॉडी है, चारों तरफ का ऐसा क्षेत्र इन विच अनदर बॉडी, ये बॉडी जो हम लेके आए जो है एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। अगर पॉजिटिव डिस्चार्ज क्या होगा, हमेशा ही पॉजिटिव होगा, छोटा सा चार्ज होता है तो क्या क्या रिपल्सन होगा। अगर ये निगेटिव चार्ज रहता तो अट्रैक्शन होता है ना। तो उस फील्ड में जो अगर कोई दूसरा चार्ज लेके आए तो उस पर जो है अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगेगा जो है। तो इसी को बोलते हैं जो है
इलेक्ट्रिक फील्ड, द स्पेस अराउंड इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। अभी फोर्स तो लगता है, ठीक ना, मान लीजिए यहाँ पे जो है, और हम देखेंगे कि जैसे जैसे जो है, अच्छा ये जो जिसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया इसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज, क्योंकि यही क्रिएट कर रहा है कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो हम टेस्ट चार्ज इसको बोलेंगे टेस्ट चार्ज, ठीक है ना, टेस्ट चार्ज बोलेंगे इसको। क्यों? क्योंकि हम पता करने आए कि इसके कारण जो कोई फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, इसका कोई काम नहीं है, मेन तो ये फील्ड बना रहा है, इसके कारण तो अभी हम पता करने के लिए कोई छोटा सा टेस्ट चार्ज लेके आए कि यहाँ पे इसके कारण फील्ड है कि नहीं है, भी तो कितना है करके, उसके लिए लेके आए इसको, तो इसलिए इसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं, या कोई इसका इसमें रोल प्ले का नहीं है। और बोलेंगे ये भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, जब चारों तरफ फील्ड बनाएगा तो ये भी फील्ड बनाएगा, लेकिन ये क्या है कि ये टेस्ट चार्ज का जो फील्ड जो है ना, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि ये बहुत ही छोटा अमाउंट है, मिनिमम यूनिट जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, बहुत ही छोटा अमाउंट होता है, इसका कोई इफेक्ट में से बहुत ही कम होता है। छोटा कितना हो सकता है, छोटा मिनिमम एक टेस्ट चार्ज पर कितना चार्ज हो सकता है, तो मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ टेस्ट चार्ज पॉजिटिव में रखते हैं, मिनिमम इतना हो सकता है। इससे थोड़ा ज़्यादा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, इससे कुछ होगा, लेकिन इतना जान लीजिए कि टेस्ट चार्ज जो है इतना छोटा होता है कि इसके कारण जो क्रिएट किया हुआ जो मैग्नेटिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको नगण्य बनाता है, मैंने वो क्रिएट नहीं कर रहा है, बहुत ही छोटा मैंने मैग्नीट्यूड में है ये, तो इसलिए इसको कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब देखेंगे इस फील्ड में जो है जैसे जैसे हम लोग जैसे जैसे दूर जा रहे हैं, उसकी तीव्रता जो है ना, इंटेंसिटी जो है उस फील्ड का जो है क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे एक बल्ब है, यहाँ पे हम जला लिए तो नज़दीक में ज़्यादा होगा ना लाइट का इंटेंसिटी, हम कोई किताब वगैरह पढ़ सकते हैं, जैसे जैसे दूर जाएंगे उस लाइट का इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा धीरे धीरे जो है। लेकिन एक पर्टिकुलर बाउंड्री तो है नहीं कि वहाँ के बाद जो है वो लाइट ख़त्म हो गया, नहीं ना होगा। वैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक पर्टिकुलर लिमिट नहीं कि यहाँ पे ख़त्म हो गया, थोड़ा बहुत तो रहेगा ही कहीं ना कहीं जो है, तो इसलिए इसको जो रीजन माना जाता है इन्फिनाइट तक माना जाता है, भले उसका इफेक्टिवनेस हो चाहे ना हो, ठीक है ना। तो वो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी फील्ड में जो इस जगह पर जो है इसकी इंटेंसिटी कितना कितना तेज है, यहाँ पे कितना तेज है, जिससे नज़दीक आएगा उतना बहुत तेज होगा, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक दूसरा टर्म आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको ई से डिनोट करते हैं, किससे, ई से, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम लोग फिजिकली वो समझ लिए कि जो है इंटेंसिटी क्या बता रहा है, उस फील्ड में किसी जगह का जो है मैंने उस फील्ड में कितना दम है, जो है कितना मैंने उस फील्ड का जो है जोर लगा सकता है ना, तो वो है। लेकिन डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो जितना ये टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगाएगा, फोर्स किसी चार्ज पे, वही फोर्स पर यूनिट चार्ज जो फोर्स लगेगा उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिफाइन एज द फोर्स एक्ट ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है ना। ये जो फोर्स ई किसको बोलेंगे, फोर्स पर यूनिट चार्ज जो है, पर यूनिट चार्ज का मतलब ये आ गया, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो वो टेस्ट चार्ज पे जो है कितना फोर्स लगेगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज, एक यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, है ना। मान लीजिए हमको यहाँ का निकालना, मान लीजिए पी पॉइंट है तो यहाँ पे टेस्ट चार्ज लेके आएंगे, मान लीजिए हमको यहाँ पे निकालना है, मान लीजिए फील्ड तो इन्फिनिट तक, मान लीजिए क्यू तक निकालना है, तो इस पर कितना फोर्स लगेगा, है ना। तो पर जो है
फोर्स पर यूनिट चार्ज को जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोले हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसलिए जो है इसको इसे डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको और एक रूटली डिफाइन कैसे कर सकते हैं, जैसे ई है ना, ये फार्मूला को जो है ई इज इक्वल टू, ये लिमिट में अगर हम कर देंगे तो ये जो टेस्ट चार्ज जो हम क्या बोले थे कि टेस्ट चार्ज जो है करीब करीब जीरो के माने बहुत ही छोटा होता है, दैट इज टेंस टू जीरो, है ना। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये याद रखने की चीज़ है, ठीक है। तो हम लोग याद रखेंगे कि जो किसी फील्ड का जो है इलेक्ट्रिक जो फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वो फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, मतलब F/Q0। ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया, ठीक है ना। यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन, चार्ज का यूनिट क्या हो जाएगा कूलम, तो न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट हो गया, ठीक है। नोट कर सकते हैं इसको। आगे चलते हैं। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझ लीजिए है। तो अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो किसी चार्ज के कारण जो है, किसी पॉइंट चार्ज के कारण जो है किसी पॉइंट पे कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज Q है। अब हमको जो है यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट है, यहाँ पे हमको जो है P कोई पॉइंट है, यहाँ पे हमको फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, किसके कारण, इसके कारण। तो कहने का मतलब क्या है, चारों तरफ इस चार्ज के कारण यहाँ पे इसका फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा वो निकालना है हमको। तो कहने का मतलब ये अपने चारों तरफ क्षेत्र बना रहा होगा इसे, है ना। वैसे ही ये P भी उसी में आ रहा होगा, है ना, इसे आ रहा होगा P। तो कहने के यहाँ पता करना है हमको P पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी कितना है। तो क्या करेंगे, एक छोटा सा चार्ज यहाँ पे लाएंगे, कौन सा, इस चार्ज को क्या बोलेंगे टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज लेके आएंगे, ये क्या होता है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये क्या है पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ का इंटेंसिटी निकालने के लिए अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे इस चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है। तो कूलम्ब्स लॉ के द्वारा हम लोग क्या जानते हैं, K/Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो K क्या मतलब 1/4πε0, हम K ही डिनोट करेंगे, ठीक है। Q हो गया, फिर एक Q0, दोनों का बीच में डिस्टेंस मान लीजिए कितना, सेंटर डिस्टेंस R है मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा R स्क्वायर, ठीक है। इतना फोर्स इस पे लगेगा। अब E जो है फील्ड इंटेंसिटी, तो फील्ड इंटेंसिटी बराबर हम लोग अभी जस्ट नाउ अभी क्या पढ़ रहे हैं कि फील्ड इंटेंसिटी जो होगा वो क्या होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स क्या है यहाँ पे Q R स्क्वायर, फिर Q0 से डिवाइड करना है तो Q0 यहाँ कर दिए, तो Q0 ख़त्म होते बच गया क्या Q बाई R स्क्वायर। अब चूँकि ये है, ये तो मैग्नीट्यूड स्केलर फॉर्म में हम बता दिए जो है, इसी को वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, A K Q बाई R और R कैप्स लॉग, ठीक है ना। ये हो गया उसका वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। याद रखेंगे इसको स्केलर फॉर्म में। ये फार्मूला हमको याद रखना है। K क्या होता है 9 × 10⁻⁹, इसके 1.4πε0 को बोलते हैं K। तो 1/4 K का वैल्यू क्या होता है 9 × 10⁻⁹, वो भी याद रखना है। तो अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को वेक्टर फॉर्म में क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। कहने का मतलब
यहाँ पे ये वेक्टर फॉर्म हो गया ना, तो मान लीजिए, और डिस्प्लेसमेंट फॉर्म पोजीशन वेक्टर में तो यूनिट फॉर्म में लिख दिए, पोजीशन वेक्टर में कैसे लिखेंगे जो है, तो उसका भी सेम लिखेंगे, ई के क्यू बाई। अच्छा, ये वेक्टर क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 है 2 है ना, तो वेक्टर यहाँ पे फोर्स किधर लग रहा है, इधर, तो वेक्टर क्या हो जाएगा, 1 to 2 हम पढ़ेंगे, है ना, तो R 1 2, एक मिनट, डायरेक्ट उसी में डिस्प्लेसमेंट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, ठीक है, के क्यू। अब वेक्टर फॉर्म में है तो ये वेक्टर कहाँ से गया, 1 से 2 की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या करेंगे, R2 टर्मिनस पॉइंट माइनस ये वाला ओरिजिनेटिंग पॉइंट R1 स्क्वायर हो जाएगा ये वाला, लेकिन जब यहाँ यूनिट वेक्टर को तोड़ेंगे यहाँ पे R2, ये भी तो R2 माइनस R1 ये वेक्टर हो गया, तो उसका भी एक नीचे वाला जो है मैग्नीट्यूड आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना, तो ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में जो है, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में ये हो गया। आर यूनिट वेक्टर है ना, आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर 1 से 2 की तरफ है ना, तो इसको पोजीशन वेक्टर में कैसे लिखेंगे, R2 माने टर्मिनस पॉइंट से ओरिजिनेटिव पॉइंट R2 माइनस R1, तो यहाँ पे R2 माइनस R जो है यूनिट वेक्टर है यहाँ पे, तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ, R वेक्टर बटा R का मैग्नीट्यूड, है ना, तो R क्या हो जाएगा यहाँ पे, R2 माइनस R1 हो गया, और एक कैप्सूल के बदले में एक इसका भी आ जाएगा, है ना, R2 माइनस R1, एक पहले से R2 माइनस R1 है स्क्वायर वाला, तो R क्यू हो गया, ठीक है, ये हो गया वेक्टर फॉर्म में जो है। अब देखते हैं जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ये पॉइंट चार्ज, तो हमको जो है ये जो है याद रखना है, ठीक है, Q बाई R स्क्वायर। अब आगे चलते हैं जो है, अगर बहुत से चार्ज हो, ठीक है ना, तो एक चार्ज के कारण है, इसी कारण अगर किसी स्पेस में किसी बॉडी पर बहुत से चार्ज हो, उसके कारण रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी निकालना, तो वो कैसे निकालेंगे जो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वेरियस चार्ज, ठीक है ना, मान लीजिए बहुत से चार्ज रखा हुआ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 करके बहुत रखा हुआ है। अब हम बोले कि एक यहाँ पे कोई पॉइंट P है, मान लीजिए यहाँ पे कितना फील्ड इंटेंसिटी होगा, तो यहाँ पे तो इसके कारण भी फील्ड इंटेंसिटी होगा, इसके कारण भी फील्ड इंटेंसिटी होगा, इसके कारण भी फील्ड इंटेंसिटी होगा, तो जो रिजल्टेंट जो फील्ड आएगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, तो ईच के कारण इसके कारण कितना होगा, E1 होगा, सबको जोड़ देंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जो फोर्स को जैसे जोड़ते हैं उसको यहाँ भी जोड़ देंगे जो है, हाँ, इसके कारण फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, E2 प्लस इसके कारण कितना हो जाएगा, E3, सभी का सुपरपोजिशन ये कर देंगे जो है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर पोजीशन वेक्टर ये तो हो गया, अभी क्या करेंगे जो है, इसको जो है पोजीशन वेक्टर में कैसे लिख देंगे, मान लीजिए ये एक्सिस है ना, Q1 हो गया, प्लस में है सब, प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। और हम बोल रहे हैं यहाँ पर कोई पॉइंट है P, यहाँ पे कितना होगा फील्ड इंटेंसिटी, मान लीजिए यहाँ का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है R1, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R2 है, R3 है ना,
तो यहाँ पे जो है इसका पोजीशन वेक्टर आर है ना। तो कैसे लिखेंगे जो है, सेम चीज़ है, ये तो होगा ही होगा। अभी हम सब पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ही निकाल लेते हैं, उसे डायरेक्ट अगर नहीं निकालना है तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से पहले फोर्स से निकाल लेते हैं। इसके कारण इस पर कितना फोर्स लगेगा हम F1 से डिनोट कर दे रहे हैं, Q1 चार्ज के कारण कितना लगेगा। तो Q1, और यहाँ पे चेक करना है हमको फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। तो क्या टेस्ट चार्ज लेके आएंगे वही Q0 वाला प्लस Q0 वाला है ना। तो Q0 और यहाँ से यहाँ का जो है ये जब जिसे जाएगा ये पोजीशन वेक्टर ऐसे हो जाएगा। तो फाइनल जो है, फाइनल का जो है वेक्टर एक ऐसा ही ना बनेगा यहाँ पे, जब इस चार्ज को कंसीडर करें और इस चार्ज को तो Q1 है और यहाँ पे क्या है Q0। इसका किस पोजीशन वेक्टर क्या, पोजीशन वेक्टर यही ना हुआ, ये हुआ वेक्टर क्योंकि इधर जाएगा। तो इसका पोजीशन वेक्टर मैंने टर्मिनस का पोजीशन वेक्टर माइनस ओरिजिनेटिंग जो है जहाँ से ये हो रहा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, आर, इसका पोजीशन वेक्टर टर्मिनस का आर माइनस R1, नीचे क्या हो जाएगा आर वही हो जाएगा माइनस R1। चूँकि वेक्टर फॉर्म में हम लिख दिए तो इसको जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर के बदले क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, है ना। F1 का ये हो गया, सेम पे F2 का भी हो जाएगा कि अब जो है अब दूसरा ये कारण, तो अब इसका ऐसा कैसे वेक्टर बनेगा, ऐसे बनेगा, ये दोनों उधर जाएगा है ना। तो Q2 Q0 यहाँ पे क्या हो जाएगा R माइनस R2, पोजीशन वेक्टर के इसमें हम रिस्पेक्ट में लिख दिए हैं, सेम हो जाएगा R माइनस R2 और क्या हो जाएगा Q, ठीक है। सेम पे ये Q3 भी वही हो जाएगा कि Q3 Q0 R माइनस R2 बटा R माइनस R3, ये हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों फोर्स आए। अब उस फोर्स में जो है तो इतना हो गया। अब इसी अनुसार जो है हम जो है E1 निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा। E1 निकालेंगे क्या हो जाएगा, हम E इक्वल टू क्या जान रहे थे, F इक्वल टू क्यू नॉट, F इक्वल टू क्यू नॉट। तो यहाँ पे F तो है यहाँ पे F1, तो E1 तो क्या करेंगे क्यू नॉट से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, तो बच जाएगा क्या है हमारा के Q1 R माइनस R बटा R वेक्टर माइनस R1। सिमिलरली E2 क्या हो जाएगा के Q2 है ना R माइनस R2 R माइनस R2। सिमिलरली ये Q क्या हो जाएगा के Q3 R माइनस R3 R माइनस R3, ठीक है। इसी सबको जोड़ कर नेट फील्ड निकल गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए वेरियस चार्ज क्या करेंगे जो है सभी का जो है अलग अलग निकाल के जो है सबको जो है सम कर देंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में जैसे फोर्स को सम कर रहे थे वैसे ही हम लोग की सबका फोर्स का जो है अलग निकाल लिए। इस चार्ज Q1 चार्ज के कारण फोर्स कितना लगेगा, Q2 चार्ज के कारण कितना फोर्स लगेगा, Q3 चार्ज के कारण जो है ये हम वेक्टर फॉर्म में लिख दिए, ठीक है ना। अगर डायरेक्ट जो है स्केलर फॉर्म में ज़रूरत नहीं है इसके वेक्टर फॉर्म, तो डायरेक्ट हम लोग के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर वाला ही फार्मूला यूज करेंगे स्केलर फॉर्म, अगर वेक्टर की ज़रूरत नहीं है तो। अगर क्वेश्चन वेक्टर में दिया है तो उसमें जो है हम लोग जो है यूज करेंगे। तो ये है, इसको देख सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं